राम राम सबको। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा यूट्रस के बारे में, वेजाइना के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो देखिए फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इस फैलोपियन ट्यूब को क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए फैलोपियन जो ट्यूब होती है इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है, ओविडक्ट। ठीक है, इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, यूटेराइन ट्यूब भी इसको कहा जाता है, यूटेराइन ट्यूब। इसके अलावा इसको साल्पिंजस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, साल्पिंजस भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसको मुलेरियन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, मुलेरियन ट्यूब भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसको क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी कहा जाता है, इसको यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं, साल्पिंजस भी कहा जाता है, और मुलेरियन ट्यूब भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कभी भी फैलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है, तो देखिए किसी भी ऑर्गन में जब इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है तो उस टर्म के लास्ट में जो है टाइटिस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, फैलोपियन टाइटिस। ठीक है, नहीं, उसको फैलोपियन टाइटिस ना कह के उसको क्या कहेंगे, साल्पिंजाइटिस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, साल्पिंजाइटिस कहा जाता है। ठीक है, साल्पिंजाइटिस। ऐसे ही अगर ओवरी में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो उसको क्या कहते हैं, ओफेराइटिस। ठीक है, अगर ओवरी में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, ओफेराइटिस। और अपन ने देखा कि फैलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, साल्पिंजाइटिस। ठीक है, इसको मुलेरियन ट्यूब भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये भी क्या होती है कि होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब भी क्या होती है, यूट्रस की तरह, वेजाइना की तरह ये भी क्या होती है, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो देखिए फैलोपियन ट्यूब की नॉर्मल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल लेंथ होती है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की, पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये अपन डायग्राम से देखेंगे। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे ये यूट्रस है, और ये फैलोपियन ट्यूब है। लेंथ की अपन ने बात की तो नॉर्मल इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। पार्ट ऑफ यूट्रस में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये होता है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, और जो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर बात करें इसके डायमीटर की तो इसका डायमीटर कितना होता है, 1 mm। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट होता है उसका नाम, उसका पहला जो फैलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, और ये जो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसके डायमीटर की हम बात करें तो इसका डायमीटर कितना होता है, 1 mm। ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है तो वो कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए दूसरा जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का,
इसको बोलते हैं इस्थेमस। इस्थेमस, और इस्थेमस का मतलब होता है किसी भी दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करके रखना। ठीक है, अपन ने यहाँ पे भी पढ़ा था कि यूट्रस जो होता है उसका पार्ट भी इस्थेमस होता है। यहाँ पे इस्थेमस जो है वो क्या करता है, यूटेराइन बॉडी और सर्विक्स जो होती है दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है, तो उसको क्या बोलते थे, इस्थेमस बोलते हैं। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसमें भी इस्थेमस होता है, और ये इस्थेमस क्या करता है, इस फैलोपियन ट्यूब के दो पार्ट को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इस्थेमस होता है इसकी अगर लेंथ की अपन बात करें तो इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका डायमीटर की अगर बात करें तो ये होता है 2 mm। देखिए 10 mm बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2 mm। ठीक है, और जो इस्थेमस होता है ये सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है ट्यूबेक्टोमी की। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, तो देखिए जब फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद में क्या किया जाता है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपन यूज में लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, फीमेल की जो ये ट्यूब होती है उस ट्यूब का क्या कर देते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, आप किस तरीके से करते हैं, सर्जिकली कट करके किया जाता है, और आजकल इसका लाइगेशन भी किया जाता है, लाइगेशन के द्वारा भी ये ट्यूबेक्टोमी की जाती है। ठीक है, वैसे ऐसे ही अगर मेल में अपन बात करें तो उसमें वैसेक्टोमी की जाती है, उसकी जो वास डिफेंस होती है उसको लाइगेशन किया जाता है या उसका सर्जिकली कट करके दोनों को आपस में सेपरेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जब ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो ये जो इस्थेमस वाला पार्ट होता है यहाँ से इस फैलोपियन ट्यूब को कट करके और जिसके दोनों पार्ट जो है इनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, और उसके बाद में इनका क्या किया जाता है, लाइगेशन कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि ट्यूबेक्टोमी जो करते हैं सबसे पहले तो करते किस में है, तो फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। फैलोपियन ट्यूब के कौन से वाले पार्ट को करते हैं, तो इस्थेमस वाला जो पार्ट होता है ये मोस्ट कॉमन साइट होती है ऑफ ट्यूबेक्टोमी की। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, तो सर्जिकली इस ट्यूबेक्टोमी को यहाँ ये जो इस्थेमस वाला जो पार्ट होता है यहाँ से इसको सीजर से क्या किया जाता है, कट किया जाता है। कट करने के बाद दोनों पार्ट को अलग कर दिया जाता है और फिर दोनों को लाइगेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे इस ट्यूब का जो है यूट्रस के साथ कनेक्शन हट जाता है। तो ये हो गई ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तीसरा जो पार्ट होता है ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो लेंथ होती है नॉर्मली वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और इसके डायमीटर की अपन बात करें तो इसका डायमीटर होता है 2.5 mm। और ये जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है, तो ये पार्ट होता है एम्पुला। और जो एम्पुला पार्ट होता है वो फैलोपियन ट्यूब का सबसे क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। और ये मोस्ट कॉमन साइट होती है फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, और स्पर्म जो होते हैं इनका जो फ्यूजन होता है वो कहाँ पे होता है, तो इसी पार्ट में होता है, एम्पुला वाले पार्ट में। ठीक है, अगर बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी मोस्ट कॉमन साइट होती है। ठीक है, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, अगर ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन यूट्रस में न हो के फैलोपियन ट्यूब में हो या अदर साइड में हो, तो फैलोपियन ट्यूब में अगर बात करें तो वहां पे भी सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, एम्पुला होती है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन की सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, एम्पुला होती है। कितनी होती है, 55% केसेज में यही पे इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गई फैलोपियन ट्यूब की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एम्पुला, और ये जो एम्पुला होता है ये सबसे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसकी अगर लेंथ की अपन बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो यहां पे इसकी जो लेंथ होती है
तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है 1.25 सेंटीमीटर। जो इंटरस्टिशियल की लेंथ होती है उसी के सिमिलर होती है, बट अगर इसके डायमीटर की अपन बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट कितना होता है, तो यहाँ पे इसका डायमीटर होता है 6 mm, और इसको क्या बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और इसकी जो लेंथ होती है वो 1.25 सेंटीमीटर होती है, बट इसका डायमीटर जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है, और कितना होता है 6 mm। ठीक है, तो ये क्या हो गया सबसे लार्जेस्ट डायमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो देखिए यहाँ पे ये जो इनफंडिबुलम होती है ये क्या करती है, आगे की तरफ इसमें कम से कम 15 से 20 ऐसे फिंगर लाइक फिब्री पाई जाती है। ऐसे तो ये क्या होती है, कितनी होती है 15 से 20 फिम्बरी पाई जाती है, और ये जो फिम्बरी होती है इसमें से एक फिम्बरी जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट फिम्बरी होती है, और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट फिम्बरी होती है इस फिम्बरी को क्या बोलते हैं ओवरियन फिम्बरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट फिम्बरी है इस फिम्बरी को क्या बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी। और ये जो ओवरियन फिम्बरी होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, तो लगभग 10 mm इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अब ये जो ओवरियन फिम्बरी होती है इसका क्या फंक्शन होता है, तो देखिए ये जो ओवरियन फिम्बरी होती है ये क्या करती है, यहाँ पे जब ये क्या है ओवरी है। ठीक है, और ओवरी का ये वाला पार्ट कौन सा हो गया मेडुला वाला, ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, और लगभग अपन देखते हैं कि 14 डेज पे क्या होता है ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के बाद में क्या होता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाती है, और यहाँ से ये ओवम जो होता है वो क्या होता है बाहर रिलीज हो जाता है। जैसे ये ओवम बाहर रिलीज होता है तो अपन देखते हैं कि ओवम की जो लाइफ स्पाइन होती है वो कितनी होती है, तो अपन ने देखा कि ओवम की लाइफ स्पाइन जो होती है वो 12 से 24 घंटे होती है। मतलब ये 12 से 24 घंटे ओवुलेशन के बाद 12 से 24 घंटे तक ये जीवित रह सकता है। ठीक है, तो जैसे ही इसका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन कब होता है 14 डेज होता है, 14 डेज पे ओवुलेशन होता है, ये ओवम जो होता है वो रिलीज हो जाता है। जैसे ये रिलीज होता है तो यहाँ पे ये जो ओवरियन फिम्बरी होती है ये क्या कर लेती है इसको कैच कर लेती है। ठीक है, तो ये वाली जो फिम्बरी होती है वो क्या कर लेती है इसको कैच कर लेती है, और कैच करके इसको कहाँ लेके आती है इस फैलोपियन ट्यूब के इस एम्पुला वाले पोर्शन में लेके आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ लेके आती है इसको, कहाँ लेके आती है ये फैलोपियन ट्यूब में लेके आती है। तो यहाँ पे इसको फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला पार्ट होता है वहां पे इसको लेकर के आती है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करता है अपना डिवीजन कंप्लीट करता है। ठीक है, मियोसिस सेकंड डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, मियोसिस सेकंड डिवीजन के जो सेकंड मेटाफेज फेज होती है सेकंड, उसमें जाके ये क्या हो जाता है अरेस्ट हो जाता है। यहाँ पे किसका वेट करता है स्पर्म का वेट करता है। इस दौरान अगर स्पर्म और इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, इनसे एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल बनती है जिसको क्या कहते हैं जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, तो ये होती है फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर। ठीक है, अपन ने बात की कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसकी वो क्या होती है एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको क्या कहते हैं ओविडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है साल्पिंजस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मुलेरियन ट्यूब भी कहा जाता है, इसको यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की कि ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने बात की पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में जो है इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है जो क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये क्या होता है यूट्रस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, यूट्रस को क्या करता है इस फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट करके रखता है। तो ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, और ये जो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है इसकी नॉर्मल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है
0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इसके डायमीटर की अपन बात करें तो ये कितना होता है 1 mm, ठीक है। अपन ने mm की बात की कि 10 mm बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे इसका डायमीटर होता है 1 mm। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टेमस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेमस होता है इसकी अगर लेंथ की बात करें तो नॉर्मल लेंथ कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 2 mm, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। जब परमानेंट स्टेलाइजेशन किया जाता है और ट्यूबेक्टोमी जब की जाती है तो वहां पे ट्यूबेक्टोमी की सबसे मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो यही स्टेमस वाला पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है ये क्या होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। और अपन ने देखा कि इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 5 सेंटीमीटर होती है। इसके डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 2.5 mm, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है एम्पुला कहा जाता है। ये क्या होता है मोस्ट कॉमन साइट होती है फर्टिलाइजेशन की। अगर बात करें अपने एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तो उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी ये मोस्ट कॉमन साइट होती है। 55% केसेज में जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है इसी एम्पुला वाले पार्ट में होती है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। और जो इनफंडिबुलम होता है उसकी लेंथ जो होती है वो तो इसी के सिमिलर होती है 1.25 सेंटीमीटर, बट इसका डायमीटर ज्यादा होता है। डायमीटर ज्यादा होने की वजह से ये सबसे लार्जेस्ट डायमीटर वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए जो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है इसकी जो लेंथ होती है वो भी 1.25 होती है और यहाँ पे जो इनफंडिबुलम होता है इसकी लेंथ भी क्या होती है 1.25 सेंटीमीटर। तो लेंथ तो दोनों की सेम होती है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब कैसे हुआ, तो देखिए किस वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसका लेंथ तो सिमिलर होती है बट इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 1 mm होता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है सबसे लार्जेस्ट होता है 6 mm होता है। ज्यादा डायमीटर होने की वजह से स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसको इंटरस्टिशियल पार्ट को ही माना जाता है, ठीक है, इसको नहीं माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे अपन ने देखा कि ये जो इनफंडिबुलम होती है इसमें ऐसे 15 से 20 फिम्बरी जैसी फिंगर लाइक फिम्बरी जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको क्या कहा जाता है फिम्बरी कहा जाता है। अब इन सभी फिम्बरियों में से एक जो फिम्बरी होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट फिम्बरी होती है और ये जो लॉन्गेस्ट फिम्बरी होती है इसको क्या कहते हैं ओवरियन फिम्बरी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है ओवम को कैच कर रही है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ओवरियन फिम्बरी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए ओवरियन जो फिम्बरी होती है उस फिम्बरी की जो अगर लेंथ की बात करें तो वो कितनी होती है 10 mm। 10 mm का मतलब क्या होता है लगभग 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये क्या करती है कि जैसे ही अपन को पता है कि यहाँ पे क्या है ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी का ये मेडुला पार्ट होता है, ये कॉर्टेक्स होता है। ओवम जो होता है वो उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है इस फेलोपियन इस ओवरी के कॉर्टेक्स वाले भाग में, ठीक है। तो लगभग 14 डेज पे क्या होता है ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ओवम ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, ये ओवम क्या हो जाता है बाहर रिलीज होता है। जैसे ही ओवम का बाहर रिलीज होना होता है उसको क्या कहा जाता है ओवुलेशन कहा जाता है। जैसे ये बाहर आ जाता है तो अपन ने देखा कि ओवुलेशन के बाद जो ओवम होता है उसका जो लाइफ स्पाइन होता है वो कितना होता है 12 से 24 घंटे होते हैं। अगर ऐसे ही अपन बात करें स्पर्म का लाइफ स्पाइन कितना होता है तो वो कितना होता है 48 से 72 आवर, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद ये ओवरियन फिम्बरी क्या करती है इस ओवम को कैच करती है और कैच करके इसको कहाँ लेके आती है इस फेलोपियन ट्यूब के यहाँ एम्पुला वाले पोर्शन में लेकर के आती है। और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ये क्या करता है सबसे पहले तो अपना जो मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है उस डिवीजन को ये कंप्लीट करता है, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड डिवीजन जो होता है अपन ने देखा कि oogenesis प्रोसेस में देखा था कि 4 फेज में जाके वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये ओवम जो होता है वो प्रोफेज फर्स्ट जो सेकंड जो होती है फर्स्ट नहीं प्रोफेज जो सेकंड होती है उसको ये क्रॉस कर जाता है और प्रोफेज सेकंड को क्रॉस करके जैसे ही मेटाफेज सेकंड में ये एंटर होता है, एंटर होने के बाद यहाँ पे क्या होता है ये अरेस्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब इसके पास सेंट्रियोल्स नहीं है, सेल डिवीजन इसका कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है स्पर्म का वेट करता है। इस दौरान अगर ओवम और स्पर्म जो है इन दोनों का फ्यूजन अगर हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कहा जाता है।
तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? इसी एम्पुला वाले पार्ट में होती है। तो ये होता है पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं लेयर्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये कितनी लेयर से मिलके बनी होती है। तो देखिए, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है फैलोपियन ट्यूब की, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं सीरोसा लेयर। ठीक है, तो देखिए फैलोपियन ट्यूब की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? सीरोसा लेयर। ठीक है, उसके बाद इससे अंदर वाली जो लेयर होती है वो अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, इससे अंदर वाली जो लेयर होती है वो एक मस्कुलर लेयर होती है इसे। और ये जो मस्कुलर लेयर होती है, इस मस्कुलर लेयर को क्या कहा जाता है? मस्कुलर लेयर ही कहा जाता है। और ये जो मस्कुलर लेयर होती है फैलोपियन ट्यूब की, ये 2 मसल से मिलके बनी होती है। फर्स्ट जो मसल होती है इसकी वो होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, सेकंड जो मसल होती है वो होती है सर्कुलेटरी मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सीरोसा लेयर होती है, बीच वाली जो होती है वो मस्कुलर लेयर होती है। और ये जो मस्कुलर लेयर होती है वो कितनी मसल से मिलके बनी होती है? 2 मसल से मिलके बनी होती है। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरी क्या होती है? सर्कुलेटरी मसल्स होती है। ठीक है, अब देखिए ये मस्कुलर लेयर जो होती है इसमें क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। ठीक है, देखिए अपन जीआई सिस्टम में पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जीआई सिस्टम जो होता है उसमें भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो आगे की तरफ पुश होता है। ठीक है, तो इसी में भी क्या होता है, जो मस्कुलर लेयर होती है फैलोपियन ट्यूब की, तो यहाँ पे ये जो मस्कुलर लेयर होती है इसमें भी क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है इसका क्या फंक्शन होता है? तो देखिए ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या करती है? स्टार्टिंग में तो क्या करती है कि जब स्पर्म जो होता है वो इस यूट्रस को क्रॉस करके जैसे ही वो इस फैलोपियन ट्यूब में एंटर होता है, तो यहाँ पे ये जो मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, ये क्या करती है? इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से ये जो स्पर्म जो होता है वो तेजी से कहाँ पहुंच जाए? ओवम के पास पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करती है? स्पर्म को कहाँ तक पहुंचाती है? उसको एम्बुला वाले पार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, अगर इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट अच्छे से नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? ये स्पर्म जो होते हैं वो ओवम तक नहीं पहुंच पाते, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो एक तो काम होता है इसको इस स्पर्म को कहाँ तक पहुंचाना? इस ओवम तक पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा कि जब ये स्पर्म और ओवम जो है इन दोनों का आपस में फ्यूजन हो जाता है तो ये दोनों मिलकर के एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल बनाते हैं। वो जो सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल होगी उसको क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो जाइगोट होता है, अब इसका इम्प्लांटेशन कहाँ पे होना होता है? इस यूट्रस में होना होता है। तो जब जाइगोट बनता है तो फिर ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है वो क्या करती है? दोनों साइड से इस तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। अब वो क्या करती है? इस जाइगोट को जो है इस फैलोपियन ट्यूब से कहाँ लेके आते हैं? इस यूट्रस में यहाँ लेके आते हैं, ताकि इसका यहाँ पे क्या हो जाए? इम्प्लांटेशन हो जाए। तो ये क्या करती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या करती है? स्पर्म और जो जाइगोट होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में तीसरी जो इसकी लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है फैलोपियन ट्यूब की, वो जो इनर मोस्ट लेयर होती है तो वो कौन सी लेयर होती है? ये होती है म्यूकोसा लेयर। ठीक है, तो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है फैलोपियन ट्यूब की वो कौन सी होती है?
म्यूकोसा लेयर, ठीक है। और ये जो म्यूकोसा लेयर होती है वो एक स्पेसिफिक एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। और यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उसको क्या कहते हैं, सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, म्यूकोसा लेयर होती है। और ये म्यूकोसा लेयर जो होती है वो एक स्पेसिफिक टिश्यू से मिलके बनी होती है। और वो जो स्पेसिफिक टिश्यू है उसको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। और ये सीलिएटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इस तरीके से बहुत सारे सीलिया होते हैं ऐसे, ठीक है। तो सीलिया होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो सीलिया होता है इनका क्या फंक्शन होता है, तो जिस तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है मसल्स के द्वारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट की थ्रू जो है स्पर्म का और जाइगोट का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था, इसी तरीके से ये जो सीलिया होते हैं इनका भी क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही स्पर्म जो होता है वो इस, अपन ने देखा कि जब इजैकुलेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है, लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं उन स्पर्म को जो है वजाइना के थ्रू कहाँ एंटर होते हैं, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में एंटर होते हैं, ठीक है। यूट्रस में एंटर होने के बाद में यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में लगभग 1000 स्पर्म जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें से कुछ जो स्पर्म होते हैं वो तो क्या होते हैं, इन सीलिया में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। कुछ की स्पीड जो होती है बहुत स्लो हो जाती है और कुछ क्या करते हैं, वो जब इस सीलिया को क्रॉस करते हुए जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं वहां पे ओवम के साथ उनका फ्यूजन हो जाता है और उनसे जो जाइगोट सेल बनती है, बनने के बाद में ये सीलिया क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, जाइगोट का प्रॉपर सेल डिवीजन इसी फैलोपियन ट्यूब में हो। अपन ने देखा कि जाइगोट जो होती है वो डिवाइड होकर के क्या बनाती है, 2 सेल बनाती है, ब्लास्टोमियर बनाती है, 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8 सेल बनती है, 8 सेल से कितनी सेल बनती है, 16 सेल बनती है। 16 सेल को क्या कहा जाता है, मोरुला कहा जाता है। ये मोरुला फिर एंटर किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो देखिए इस मोरुला का फॉर्मेशन जो होता है उसको कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ठीक है, ये सीलिया क्या करते हैं, इस यहाँ पे जो जाइगोट होता है इस जाइगोट से ये मोरुला बने, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, ये थोड़ा सा रुकाव देते हैं, ठहराव देते हैं, ताकि जो है इनका प्रॉपर सेल डिवीजन हो जाए। और ये प्रॉपर सेल डिवीजन होने के बाद ही फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो। कई बार क्या होता है कि जो ये सीलिया होते हैं अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये क्या होगा, ये जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, उस यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है और जिसकी वजह से इसका यहीं पे क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है और यहीं पे ये क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन होना, यहीं पे इसका इम्प्लांटेशन होना, इसको क्या कहा जाता है, एब्नॉर्मल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसको कहा जाता है। तो ये सीलिया न होने की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो कितनी लेयर से मिलके बनी होती है। तो इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सीरोसा लेयर होती है, मिडिल वाली जो लेयर होती है मस्कुलर लेयर होती है और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, म्यूकोसा लेयर, ठीक है। और ये जो म्यूकोसा लेयर होती है वो एक स्पेसिफिक सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स पाई जाती है और ये जो स्पेसिफिक टाइप की जो सेल होती है इन सेल को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल पाई जाती है इस तरीके से ऐसे, और ये जो स्पेसिफिक टाइप की जो सेल होती है इन सेल को बोलते हैं पैक्ड सेल, पैक्ड सेल्स। और ये पैक्ड सेल्स क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, जो यहाँ पे स्पर्म और जो ओवम होता है उन दोनों को क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, पैक्ड सेल क्या करती है, इन दोनों को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी स्पेसिफिक टाइप की सीक्रेटरी सेल होती है, ठीक है।
सीक्रेटरी सेल्स होती है। ये सीक्रेटरी जो सेल्स होती है इनके द्वारा एक स्पेसिफिक म्यूकस लाइक फ्लूइड का सीक्रेशन किया जाता है, और ये म्यूकस लाइक फ्लूइड क्या करता है, ये भी क्या करता है, इस ओवम को और ये जो स्पर्म होता है इन दोनों को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखिए ये होती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में अपन ने क्या देखा कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। उसके बाद में अपन ने लेयर्स के बारे में बात किया कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है कितनी लेयर से मिलके बनी होती है। इसके बाद अपन ने देखा कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनको पैक सेल कहा जाता है, और ये जो पैक सेल क्या करती है, उस स्पर्म को, ओवम को, ये जो जाइगोट बनता है इनसे, उनको क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ सीक्रेटरी सेल भी होती है। ये सीक्रेटरी जो सेल होती है वो क्या करती है, एक म्यूकस लाइक फ्लूइड का सीक्रेशन किया जाता है। ये जो म्यूकस लाइक फ्लूइड होता है इसमें क्या होती है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट होती है, कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होती है। तो ये भी क्या करते हैं, इस स्पर्म को, ओवम को या जाइगोट को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये होती है फैलोपियन ट्यूब। अब अपन बात करते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इस फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम होता है इसका। तो देखिए फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या करती है, स्पर्म का और जो ओवम होती है इनका क्या करती है, स्पर्म का और यहाँ से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो स्पर्म का और जाइगोट का क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, स्पर्म को ओवम तक पहुंचाती है, फिर स्पर्म ओवम दोनों का फ्यूजन हो जाता है, इनसे जो जाइगोट बनती है उस जाइगोट को ये कहाँ तक पहुंचाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, सॉरी इस यूट्रस में पहुंचाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, स्पर्म एंड जाइगोट का। दूसरा अपन ने देखा कि फैलोपियन ट्यूब के एम्बुला पार्ट में क्या होता है, स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता है। तो ये क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी जो इसी में होता है। थर्ड जो फंक्शन होता है, ये अपन ने देखा कि इसमें कुछ स्पेसिफिक पैक्स और सीक्रेटरी सेल होती है जो क्या करती है, स्पर्म को और जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो तीसरा काम क्या हो गया इसका, न्यूट्रिशन का काम हो गया। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आपके स्पर्म को, ओवम को, इन दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट को भी ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसके बाद अपन अगले जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे कि ओवरी क्या होती है, ओवरी की स्ट्रक्चर क्या होती है, ओवरी के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है।